हाय बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का एसएस चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है आप लोगों का दो महान राज्य। चैप्टर का नाम है दो महान राज्य। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मैं आपके चैप्टर पर आता हूँ। दो महान राज्य, इसमें से पहला है कन्नौज। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन थे। उस समय की बात है जब वहाँ के राजा कौन थे? हर्षवर्धन। ईसा सन है 606 से 647 ईस्वी तक। पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाने से बड़े भाई राज्यवर्धन थानेश्वर की राजगद्दी संभालते थे। पिता की मृत्यु हो गई थी तो उनके बड़े भाई जो थे राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी संभालते थे। गौड़ राजा शशांक के धोखा देने से उनकी मृत्यु हो गई। गौड़ के राजा थे शशांक उस समय। उन्होंने उनको थानेश्वर को धोखा दिया और धोखा देने से उनकी मृत्यु हो गई। बहन राजश्री ने को मालवा के राजा देवगुप्त ने कैद कर लिया था और उनकी एक बहन थी राजश्री थी। उनको मालवा के राजा जो थे देवगुप्त ने उनको कैद कर लिया। ऐसे विपरीत संयोगों में राज्य के महत्वपूर्ण लोगों की सलाह से हर्षवर्धन ने थानेश्वर यानी वर्तमान जो है पंजाब हरियाणा में राजगद्दी संभाल ली। ऐसे ही विपरीत परिस्थिति में राजा हर्षवर्धन ने लोगों के महत्वपूर्ण सलाह से थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठे विराजमान हुए। और ये थानेश्वर है कहाँ? वर्तमान में जो हमारा पंजाब और हरियाणा है। राज सत्ता प्राप्त करते ही उन्होंने बहन राजश्री को कैद से मुक्त कराने का निश्चय किया। जैसे ही राजगद्दी पर वो बैठे विराजमान हुए, उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि हम अपनी बहन राजश्री को कैद से मुक्त कराएंगे। मालवा के राजा जो देवगुप्त ने उनकी बहन को कैद कर लिया है, उनको हम कैद से मुक्त कराएंगे। वनवासी स्त्रियों और मित्र बौद्ध साधु दिवाकर की मदद से हर्षवर्धन को राजश्री को विंध्य के जंगलों में सती होने से रोकने में सफलता मिली। ये जो वनवासी स्त्री हैं और मित्र बौद्ध साधु जो बौद्ध धर्म के साधु थे, इनके माध्यम से इनकी जो बहन थी राजश्री, इनको सती होने से बचाया। इस समय कन्नौज उत्तर प्रदेश का राज्य राजा बिना का होने से हर्ष ने अपनी बहन के उस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। तो उस समय कन्नौज जो था उत्तर प्रदेश में है, वो बिना राजा के था। हर्षवर्धन ने अपनी बहन के लिए उस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया, यानी कि वहाँ पर इन्होंने अपनी राज्य की सत्ता स्थापित की। इसके पश्चात उसने मालवा के राजा देवगुप्त को हराया। इसके पश्चात हर्षवर्धन ने जो मालवा के राजा देवगुप्त थे, उनकी बहन राजश्री को कैद में डाल दिया था, उनको भी हराए। गौड़ राजा शशांक पर आक्रमण की योजना के रूप में कामरूप के राजा भास्कर वर्धन के साथ चतुराई पूर्वक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। गौड़ राजा शशांक पर आक्रमण की योजना के रूप में
उसने कामरूप के राजा भास्कर वर्धन के साथ चतुराई पूर्वक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया है। जो राजा हर्षवर्धन थे, ये गौड़ के राजा जो थे शशांक पर आक्रमण करने के लिए, तो सबसे पहले इन्होंने कामरूप के जो राजा थे भास्कर वर्धन, इनके साथ बहुत ही चतुराई से अपनी मित्रता बनाई। बाद में उसने विशाल सेना के साथ गौड़ राजा शशांक को परास्त किया और उसके राज्य का अधिकांश भाग जीत लिया। बाद में इन्होंने गौड़ के जो राजा थे शशांक, उन पे आक्रमण कर दिए और उनका अधिकांश भाग यानी कि आधे से ज़्यादा भाग इन्होंने जीत लिया। मालवा और सौराष्ट्र पर भी विजय प्राप्त की, और ये जो मालवा है, सौराष्ट्र है, इन दोनों पर भी अपनी विजय प्राप्त कर ली। जबकि दक्षिण के चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय के साथ युद्ध में उन्हें सफलता नहीं मिली। जबकि जो दक्षिण के राजा थे चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय के साथ इन्होंने युद्ध किया और इस युद्ध में इनको सफलता नहीं मिली। फिर भी निरंतर 7 वर्ष तक विजय यात्रा करके सम्राट हर्षवर्धन ने थानेश्वर के एक छोटे से राज्य में भी उत्तर भारत के एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। आगे है हर्षवर्धन का शासन और संचालन। इनका शासन कैसे था और ये राज्य का संचालन कैसे करते थे। राज्य के समस्त व्यवस्था तंत्र पर हर्षवर्धन स्वयं देख रेख रखता था। ये जो राज्य का समस्त व्यवस्था तंत्र था उसको राजा हर्षवर्धन स्वयं देखभाल करते थे। निरीक्षण करने के लिए वह स्वयं राज्य के विविध भागों में सतत यात्रा करता था। राज्यों का निरीक्षण करने के लिए वो स्वयं राज्यों में सतत निरीक्षण यानी सतत होता है सैकड़ों बार यात्रा की। अपनी दिनचर्या को उसने 3 भागों में बांटा था और उनकी जो दिनचर्या थी, दैनिक कार्य था, उसको 3 भागों में बांटा था। प्रथम भाग संचालन हेतु, प्रथम भाग क्या था उनका? संचालन हेतु, कैसे हम अपने राज्य का संचालन करेंगे। शेष 2 भाग प्रजा कल्याण तथा धार्मिक कार्यों के लिए था, और जो बाकी 2 भाग था वो था प्रजा कल्याण के लिए कि क्या करें जिससे प्रजा का कल्याण हो, और धार्मिक कार्यों के लिए था। उनका जो शेष 2 भाग था प्रजा कल्याण और धार्मिक कार्यों के लिए था। संचालन में वह न्यायप्रिय और कर्तव्य पालन में अत्यंत नियमित था। संचालन में जो था वो न्याय प्रिय थी, जनता को न्याय दिलाते थे, और कर्तव्य पालन में उनका जो कर्तव्य था उस कर्तव्य का पालन करते थे। इसमें अत्यंत नियमित थे, यानी कि ये व्यवस्था ये नियमित रूप से करते। सद्कार्य करते समय वह भोजन करना भी भूल जाता था। जो राजा हर्षवर्धन थे ये सत्कार्य मतलब सही कार्य करने के सामने वे भोजन करना भी भूल जाते थे। इतना जानिए, राज्य का संचालन करने के लिए सम्राट हर्ष के मंत्रियों में सेनापति, प्रतिहार, द्वारपाल, संधि, विग्रह, विदेश मंत्री, राजपूत, परराज्य मंत्री, महादंडनायक, मुख्य न्यायाधीश यानी कि अक्षपटलिक पंजीकरण करने वाला आदि थे।
हर्षवर्धन के राज्य में अनेक विश्राम गृह था, बावड़ी, कुआं, तालाब, मठ और विहार बनवाए थे। ये जो हर्षवर्धन थे ये अपने राज्य में अनेक विश्राम गृह जहाँ पर विश्राम किया जाता है, बावड़ी, कुआं, तालाब, मठ और विहार ऐसे बनवाए थे लोगों के सुविधा के लिए। जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था। इन्होंने जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था, यानी कि आप शिकार नहीं कर सकते, किसी दूसरे जीव को प्रताड़ित नहीं कर सकते। प्रतिवर्ष वह एक बौद्ध धर्म चर्चा स्तंभ सभा बुलाता था। प्रतिवर्ष हर एक वर्ष में वे एक बौद्ध धर्म के चर्चा करने के लिए सभा बुलाते थे और हर 5 वर्ष पर प्रयाग में बड़ी धर्म परिषद और दान महोत्सव का आयोजन करते थे। धर्म परिषद के दरम्यान वह अपने भंडार और शरीर पर के आभूषणों के खाली हो जाने तक दान करता था। धर्म और परिषद के दरमियान मतलब उस समय जब धर्म और परिषद के दरमियान वह अपने भंडार यानी कि जितना उनके पास भंडार रहता था दान करने के लिए और शरीर पर के आभूषणों के खाली हो जाने तक दान करते थे। जो उनके शरीर पर आभूषण था जब तक वो भी उतार करके दान न कर दिया जाए तब तक वो दान करते थे। सुसंस्कृत साहित्यकार और महाकवि बाणभट्ट हर्ष के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। सुसंस्कृत साहित्यकार और महाकवि बाणभट्ट जो थे वो उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उनकी महान रचना हर्षचरित और कादंबरी संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान रखती है, यानी कि इसका नाम गिना जाता है हर्षचरित, यानी कि राजा हर्ष के चरित्र की व्याख्या की है और कादंबरी संस्कृत साहित्य में जो है ये अद्वितीय स्थान यानी कि इसका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं भी साहित्यकार थे। उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 नाटक लिखे थे। राजा हर्षवर्धन स्वयं साहित्यकार थे। उन्होंने 3 रचनाएं लिखी थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों रचनाएं राजा हर्षवर्धन की हैं। सम्राट हर्ष के समय की कई महत्वपूर्ण बातें हर्षचरित से आज हमें जानने को मिलती हैं। अपनी पाठशाला की भौतिक साधनों की सूची तैयार करें। वे साधन किसके द्वारा मिले हैं उसको आप लोगों को बताना है। दाताओं द्वारा उसमें से क्या क्या मिला है, दाता किस लिए पाठशालाओं को दान देते हैं। अब देखिए, सम्राट हर्षवर्धन और नालंदा विद्यापीठ। सम्राट हर्षवर्धन और नालंदा विद्यापीठ के बारे में बताया जाएगा। हर्षवर्धन ने अपने राज्य की नालंदा विद्यापीठ और उसके आचार्य शीलभद्र को आवश्यक सभी सहायता देकर देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई थी। राजा हर्षवर्धन ने अपने राज्य की नालंदा विद्यापीठ और उसके आचार्य जो थे वो शीलभद्र थे, उनको जितनी आवश्यकता थी उनकी सहायता करके वे देश विदेशों तक अपनी प्रसिद्धि दिलाई थी। नालंदा विद्यापीठ के रख रखाव के लिए उन्होंने लगभग 100 जितने गांव दिए थे। नालंदा विद्यापीठ के लिए
उन्होंने जमीन दिया था और कितना दिया था? 100 गांव के बराबर 100 गांव दिए थे। लौह यानी कि जिसे जानते हो लोहा, स्वर्ण और पारा की भी भस्म का औषधीय उपयोग बताने वाले रसायन शास्त्री नागार्जुन नालंदा विद्यापीठ के ही थे। ये जो लौह, स्वर्ण और पारा की जो भस्म है, इसकी औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। इसको बताने वाले रसायन शास्त्री जो थे नागार्जुन, वो नालंदा विद्यापीठ के ही थे। आपको चित्र में दिखाया गया है नालंदा विद्यापीठ। इतना जानिए कि नालंदा विद्यापीठ में प्रवेश के लिए विद्यार्थी को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी। और क्या होता है, जब नालंदा विद्यापीठ में प्रवेश करने के लिए यानी पढ़ने के लिए वहाँ की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी, यानी कि उस विद्यालय में पढ़ने के योग्य आप हैं कि नहीं, उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता था। नालंदा विद्यापीठ में रहने, खाने और शिक्षा प्राप्त करने की निःशुल्क व्यवस्था थी। क्या था उस समय? नालंदा विद्यापीठ में जो शिक्षा दी जाती थी, रहने के लिए, खाने के लिए, इन सब व्यवस्थाओं को निःशुल्क किया गया, यानी कि निःशुल्क था। नालंदा विद्यापीठ के भव्य और समृद्ध पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। जो वहाँ का प्रसिद्ध पुस्तकालय था नालंदा विद्यापीठ का, उसका नाम धर्मगंज था। विचार कीजिए, नालंदा विद्यापीठ में शिक्षा क्यों निःशुल्क दी जाती थी? आपको विचार करना है। कैसा था लोगों का जीवन, उनके शासन में लोगों का जीवन कैसे था, ये हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करेंगे। हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिससे मैं जो वीडियो बनाऊं या वो आप लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद। अगला वीडियो हम जल्दी अपडेट करें।